जब भी हम घर की कंस्ट्रक्शन करवाते हैं हमारे बेवकूफ़ बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि अगर हमें अच्छा कॉन्ट्रैक्टर नहीं मिला, आपको ऐसे ऐसे सुजेशन वो देगा कि आपके घर की क्वालिटी भी खराब होगी, आपके पैसे भी वेस्ट होंगे और सही से घर नहीं बन पाएगा। सबसे पहली चीज है, लो इंडिया में 3 टाइप के सीमेंट मोस्टली यूज किए जाते हैं। अभी मैं ब्रांड की बात नहीं कर रहा कि अंबुजा का अच्छा है, आईसीसी, अल्ट्राटेक, मैं बात कर रहा हूं उनके काम का। एक होता है ओपीसी सीमेंट, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, एक होता है पीपीसी सीमेंट, एक होता है पीएससी सीमेंट। ये 3 मोस्टली यूज करते हैं। फुटिंग में पीएससी सीमेंट यूज करो। आपकी जो भी कंस्ट्रक्शन है, प्लास्टर, ब्रिक वर्क, इसमें आपको क्या करना है, पीपीसी, और जो कॉलम, बीम और स्लैब ओपीसी। तो इससे आपका घर स्ट्रांग बन जाएगा। मंत्र है कि 3 महीने पुराना सीमेंट मत यूज करो। 3 महीने पुराना सीमेंट यूज करने से होता क्या है, उसमें नमी आ गई होती है, मॉइस्चर आ गया होता है। अगली चीज क्या होनी है, कभी भी ड्राइंग बनाने जाओ, आर्किटेक्ट से पूछो वो कौन कौन सी ड्राइंग देगा, मतलब क्या क्या देने वाला है। वो आपको 2D प्लान देगा। 2D प्लान क्या हो गया, सिंपल आपका लेआउट होगा कि कमरा यहां है, प्लिंथ आपका यहां है, फर्नीचर लेआउट होता है। कभी भी 2D प्लान मत बनाओ, सिंपल वो प्लान मत बनाओ कि आपका कमरा कहाँ है, आपका रूम ये है, उसके साथ फर्नीचर लेआउट जरूर लो कि आपका बेड कहाँ आएगा, कितना एरिया बच रहा है, फिर एग्जैक्ट आइडिया आपको लगता है कि आपके रूम में जगह कितनी बचेगी। आप प्लान ले लेते हो, बाद में जब बेड लगाते हो, अलमीरा लगाते हो, जगह ही नहीं बचती है ना चलने की फिरने की। तो अगर सिर्फ 2D प्लान भी बनाना है, साथ में फर्नीचर लेआउट ले लो। फिर दूसरा होता है स्टील की डिटेल। उसको पूछना है कि स्टील की डिटेल दोगे, एलिवेशन बना के दोगे, प्लम्बिंग और सैनिटेशन की, इसकी बिजली की दोगे, इंटीरियर दोगे। मतलब कहने का यही है, उसको पूछना है कि आपके जो चार्जेस है, लगा लो वो 20,000 ले रहे हैं, 30,000 ले रहे हैं, तो उसमें वो क्या क्या देगा। अगली चीज कहाँ लोचा होता है, स्लैब की थिकनेस में। जो स्लैब की मोटाई होती है ना, उसमें कंक्रीट सबसे ज्यादा लगने वाला होता है। अगर वो आधा इंच भी कम कर देंगे तो बहुत सीमेंट के बैग बच जाएंगे उनके। मतलब अगर 10-15 बैग या 20-30 बैग बच गए तो काफी पैसा बच रहा है उसका। तो आपको चेक करना है कि वो जो 5 से 6 इंच स्लैब आपको देनी है, 5 से 6 इंच रहनी चाहिए ना, तो वो कुछ आपको मेजरमेंट के लिए कांडी रखनी चाहिए। कांडी क्या होती है, स्टिक होती है, निशान लगाया होता है, तो वो डाल डाल के देखा जाता है कि सही है कि नहीं। तो आपको थिकनेस में भी ध्यान देना है, वहाँ ठेकेदार आपको कंफ्यूज या कम थिकनेस रख के पैसे बचा सकता है। थिकनेस प्रॉपर होनी चाहिए, ज़्यादा देके भी कोई फ़ायदा नहीं है, कम देके भी नहीं है। अगला होता है कंस्ट्रक्शन का मटेरियल। देखो होता क्या है, क्यों ये बेवकूफ़ आपको बना सकते हैं, क्योंकि कुछ ठेकेदार क्या होते हैं, जो अच्छे ठेकेदार हैं वो अच्छे से काम करेंगे, कुछ ठेकेदार कम पैसे में काम उठा लेते हैं, फिर खुद का भी पैसा नहीं उनका निकलता है, तो उनको क्या करना पड़ता है, इन्हीं चीज़ों में झोल झाल करेंगे वो आपसे। तो जो कंस्ट्रक्शन का मटेरियल हो गया, जैसे सीमेंट हो गया, वो पुराना सीमेंट अगर लाते हैं, 3-4 महीने से ज़्यादा पुराना सीमेंट हो, वो सस्ता मिलता है। सीमेंट एसीसी बैग ही होगा या अल्ट्राटेक ही होगा, लेकिन पुराना सीमेंट सस्ता सीमेंट होता है थोड़ा। और फिर साथ ही साथ सरिये में वो कर सकते हैं कि आपने टाटा का कहा है, कुछ सरिया टाटा का लगा रहे हैं, बीच में कुछ मिक्स कर रहे हैं, दूसरा सरिया कुछ कंपनी का। जहाँ आपका क्या होता है, जो रेत है, सैंड है, वो घटिया क्वालिटी के लगा देंगे, तब तो कुछ आइडिया नहीं लगेगा, तब सही से घर आपका बनेगा, लेकिन बाद में वो निकलने लग पड़ेगा। तो कंस्ट्रक्शन मटेरियल भी चेक कर लेना। जब किसी ठेकेदार को काम दो, आपको पता होना चाहिए कि क्या मटेरियल वो ला रहा है। ईंट 10 किस्म की ईंट आती है, आपको बोल देगा कि हम एक क्लास क्वालिटी की ईंट यूज़ करेंगे, तो वो देखने में अच्छी होगी और बेकार ईंट लगा सकता है। तो ये चीज़ें भी देखनी है। अगली चीज़ होती है डोर जो बनाते हैं। देखो डोर बने बनाए लगाए जाते हैं ठेकेदार के द्वारा। तो डोर भी 3-4 किस्म के आते हैं कि अंदर से वो खाली रहते हैं, मतलब जो WPC हो गया या लैमिनेट डोर हो गया, बाहर से पूरा अच्छे से माइका लगा होगा, लेकिन अंदर से वो खोखला होता है। जब उस पर आप जो लॉक्स लगाते हैं या कुछ लगाते हैं, वो थोड़े टाइम बाद उसके स्क्रू निकल जाते हैं, क्योंकि अंदर से वो खाली होता है। तो कभी भी डोर लेना है, अच्छा चेक करके लेना है कि वो सही से, बाहर से नहीं देखना है। इसकी क्वालिटी होती है कि एक मतलब उसकी कितनी डेंसिटी होनी चाहिए दरवाजे की। इस पर वीडियो है, वो ज़रूर देखना आप, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा कि दरवाजे में भी वो जोल जाल कर सकते हैं। अगली चीज़ होती है जो कंडक्ट पाइप और PVC, जो पानी की पाइप्स होती हैं, जहाँ हमारी कंडक्ट पाइप लगाई जाती है, तो उसमें क्या होता है, क्वालिटी हल्की भी आती है। वो जब स्लैब में डालते होते हैं कंडक्ट पाइप, तो वहाँ भी टूट सकती है वो। तो अच्छी क्वालिटी की पाइप लेनी है कि वो टूटे नहीं तो वहाँ आपकी स्लैब में दरार भी आ सकती है और सीपेज भी होती है जब पानी की पाइप अंदर डाली जा रही होती है। ऐसे तो CPVC लगानी है, वो लगाते भी CPVC हैं,
लेकिन उसमें भी क्या होता है, प्रेशर का होता है। अगर कम प्रेशर झेलने वाली पतली गॉज होता है ना पाइप का, कि उसकी पाइप मोटी कितनी है, वो गॉज देखना है आपको, प्रेशर चेक करना है कि प्रॉपर प्रेशर वाली पाइप लगाई है कि नहीं लगाई है। अब इस वीडियो में मैं सब बता नहीं सकता आपको कि कितना प्रेशर होना चाहिए, क्योंकि वीडियो फिर 2 घंटे की हो जाएगी। इस पर वीडियोज़ मैं बना चुका हूँ कि पाइप कौन सी होनी चाहिए, कंडक्ट पाइप कौन सी होनी चाहिए। आप यूट्यूब पर जाना, पहले जो भी टॉपिक आपको घर की कंस्ट्रक्शन में दिक्कत आ रही है उस टॉपिक का नाम लिखना, आगे लिखना सिविल साइट विजिट, हमारी वीडियोस आ जाएंगे आपको। अगली चीज़ होती है वायर। जब तार घर में लगाई जा रही होती है तो आपने बोला होता है हैवेल्स की या पॉलीकैब की, जिस भी कंपनी की, वो ठेकेदार ले आता है। लेकिन उसमें भी 3-4 किस्म होती है। एक होती है फायर रेजिस्टेंट, जिसमें फायर या स्मोक नहीं लगेगी, इतनी जल्दी ख़राब नहीं होती है। पॉलीकैब की एक ऐसी भी आती है जो नॉर्मल क्वालिटी की रहेगी, उसमें आग लगने के चांसेस होते हैं। तो आपको जब भी वायर वगैरह या कुछ भी ठेकेदार के ऊपर छोड़ना है तो अच्छी क्वालिटी की आपको चेक कर लेना है। गूगल भी बता देगा, यूट्यूब भी बता देगा कि कौन सी चीज़ अच्छी है, किसमें जल्दी आग नहीं लगती है या क्या चीज़ है। तो आपको ये चीज़ भी चेक करनी है। अगला बहुत बड़ा जोलजाल होता है जो स्ट्रक्चर डिटेल, मतलब जब भी घर की कंस्ट्रक्शन होती है, जो स्टील बांधा जाता है। एक तो मैंने मोस्टली देखा है जो रिंग बांधे जाते हैं कॉलम में। कॉलम तो आप दे रहे हो 12 इंच बाई 15 इंच का कॉलम दिया था, लेकिन जो उसमें सरिया बांधा है उसमें जो रिंग दिए हैं, रिंग की स्पेसिंग कितनी होती है, 10 इंच, 9 इंच, 12 इंच, इतने दूर दूर मैंने स्पेसिंग देखी है करके कि रिंग की इतनी स्पेसिंग दिखती है। तो वो पिलर की कोई शक्ति नहीं रहेगी। मतलब जो चीज़ आपके सरिया को पकड़ के रख रही है, स्टीरअप का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है रिंग का, अगर वो सही से नहीं दोगे तो दिक्कत आएगी। 6-7 इंच से ज़्यादा स्पेसिंग मैंने नहीं देखी किसी पिलर में देनी चाहिए। तो 6-7 दिन में मैक्सिमम बोल रहा हूँ। तो आपको स्पेसिंग सही से देनी है, और स्पेसिंग कैसे देनी होती है इस पर वीडियोज़ हैं। आपको नीचे से जब स्पेसिंग देनी है तो 5 से 6 इंच देनी है, ऊपर आप 7 इंच कर लो सेंटर में, फिर जहाँ सपोर्ट आती है वहाँ आपका फिर से कम हो जाएगी स्पेसिंग। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि वो क्या करते हैं, सरिये की स्पेसिंग बढ़ा देते हैं, उससे सरिया कम उनका लगता है और आपका स्ट्रक्चर खराब हो जाता है। तो आपको चेक करना है, ड्राइंग में देखना है, ड्राइंग पढ़ना। देखो कभी घर की कंस्ट्रक्शन करवाओ ना, जो घर की ड्राइंग बनाते हैं इंजीनियर, वो सिंपल सी होती है, कोई भी देख के पढ़ लेगा कि क्या क्या उसमें मेंशन है। बस आपको वो थोड़ा पढ़ लेना है जब भी घर की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होती है। तो जब पढ़ के आप देखोगे साइड पे जाके, तो आपको काफ़ी गलतियां भी पकड़ लोगे, और ठेकेदार को भी थोड़ा डर रहेगा कि नहीं ये ड्राइंग देख रहे हैं। वरना आप ड्राइंग जहीं मर्जी से बना लो, फिर जब आप साइड पे देखोगे नहीं वो ड्राइंग से कर रहे हैं नहीं कर रहे, तो दिक्कत आ जाती है। कुछ कॉन्ट्रैक्टर ये चीज़ें करते हैं क्योंकि कम रेट में उन्होंने काम लिया होता है, तो वो दिक्कत आएगी। सरिये की डिटेल अच्छे से स्ट्रक्चर से बनानी है और चेक भी करनी है स्पेसिंग सही से दे रहा है नहीं दे रहा है। अगली चीज़ होती है जब फॉल सीलिंग हम किसी ठेकेदार को दे देते हैं, तो फॉल सीलिंग हम रेट कर लेते हैं फिक्स 120 या 130 रुपये पर स्क्वायर फीट। लेकिन जो देखने में वो डिज़ाइन वैसा ही बना देगा, लेकिन अंदर का मटेरियल भी आपको चेक करना है कि अच्छी कंपनी के चैनल लगा रहा है नहीं लगा रहा है, स्क्रू लगा रहा है नहीं लगा रहा है। नहीं तो होगा क्या, 3-4 साल वो फॉल सीलिंग बहुत अच्छी दिखेगी आपकी, लेकिन थोड़े टाइम बाद उसमें क्रैक्स भी आएंगे और कईयों की फॉल सीलिंग नीचे गिर भी जाती है। तो ये भी बहुत जगह देखा है, तो आपको चेक करना है। अगली चीज़ होती है पुट्टी और कोड। जब भी हम घर की कंस्ट्रक्शन किसी को दे देते हैं, बीच बीच में विजिट मार रहे हैं, बीच बीच में देखने जाते हैं, तो आपने 2 कोड कहा होगा, वो 1 कोड मार के आपको बोल सकता है कि 2 कोड, आप चेक नहीं कर पाओगे कि 2 कोड किए नहीं किए। तो वहाँ से उसकी पुट्टी भी बचेगी और लेबर भी बचेगी। कंक्रीट का ग्रेड देखो, आपके ड्राइंग में मेंशन होता है कि कंक्रीट का ग्रेड M25 आपके पिलर में डलेगा, M20 आपके बीम में डलेगा, जो भी लिखा हुआ है। हमारे आर्किटेक्ट ने हमें वो समझा दिया है कि आपको इतना ग्रेड डालोगे तो जो पिलर बनेगा, जो बीम बनेगा, वो सही से लोड डिस्ट्रीब्यूट कर पाएगा, भले अर्थक्वेक आएगा आपका घर गिरेगा नहीं। ठीक है, जब कॉन्ट्रैक्टर वो कंक्रीट बनाता है, एक तो पहले वो हाथ से मिक्स करते हैं, वो M25 की जगह M20 बनना है क्योंकि अच्छे से मिक्सिंग नहीं हो रही है। और जब मटेरियल बनाना, देखो M25 जो होता है ये ग्रेड होते हैं, इससे स्ट्रेंथ पता चलती है हमारे कंक्रीट की। जैसे M25 है 1:1:2 का कंक्रीट का माल बनना है, लेकिन अगर आप सही से मेजर करोगे, जैसे 1 बोरी सीमेंट रहेगा, 1 बोरी आपकी सैंड रहेगी और 2 बोरी एग्रीगेट रहेगा। जहां ठेकेदार जोलजाल कर सकता है, जहां ज्यादा सैंड या एग्रीगेट डाल के सीमेंट कम डालेगा, पैसे बच सकते हैं। तो आपको करना क्या है, उसको बोलना है कि प्रॉपर मिक्सिंग के लिए कोई इंस्ट्रूमेंट रखे, भले तगारी रखे, भले कुछ भी रखे, जिससे आइडिया लग जाए कि 1 सीमेंट बैग में 1 सैंड डल रहा है, 2 एग्रीगेट डल रहे हैं। अगर M20 का है तो 1-1.5-3 का माल बनाना है। तो मतलब कहने का मतलब यही है, कंक्रीट बनाते समय आपको बीच बीच में चेक करते रहना है कंक्रीट सही से बन रहा है नहीं बन रहा है। और फुलिश और कॉन्ट्रैक्टर क्या बोलते हैं
कि जो तराई है, क्यूरिंग है, ऐसे भी सर्दी है, अभी सुबह में अगर इसको पानी देंगे तो दिक्कत आएगी, तो आपको तराई 10 से 12 दिन करनी है, तभी वो कंक्रीट M25 का M25 रहेगा। तो कभी भी कॉन्ट्रैक्टर के बहकावे में नहीं आना है, आपको 12 दिन तराई करनी है। वो जल्दी तराई इस कम भी करते हैं कि कंक्रीट जल्दी स्ट्रेंथ पकड़ ले, भले क्रैक आए लेकिन उनकी शटरिंग खुल जाए। शटरिंग जल्दी खोलने के चक्कर में पानी तराई कम करते हैं, तो ये चीज उसको नहीं करने देनी है। अगली मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है, आपको ठेकेदार क्या बोलेंगे, जैसे कोई स्टील डिटेल बना, आपने ड्राइंग बनाई किसी आर्किटेक्ट से, स्ट्रक्चरल इंजीनियर से आपने स्टील की डिटेल बना ली, आपको कुछ ठेकेदार बोलेंगे कि ये एक्स्ट्रा स्टील इसमें दिया है, कईयों में बोलेंगे कि ये स्टील गलत दिया है, कईयों में बोलेंगे ये पिलर का साइज बहुत ज्यादा है। जब भी आर्किटेक्ट डिजाइन करता है, वो घर एक स्टोरी आप बनाने वाले हो, 2 स्टोरी के हिसाब से आपको सरिया देगा, 3 स्टोरी के हिसाब से, अगर 2 स्टोरी बनाने वाले हो 3 के हिसाब से देगा, क्योंकि वो फ्यूचर प्लानिंग लेके चलते हैं। आपने एक्सटेंशन करना ही होता है। आप अभी सोचोगे 1 साल पहले कि नहीं हम इतना ही बनाना है, ऊपर जाना ही नहीं है, लेकिन आप 10 साल या 15 साल बाद वो आपका बेटा कर देगा, तो तब आप सरिया तो दे नहीं पाओगे, तो वो पहले लेके चलता है। लेकिन ये ठेकेदार को नहीं समझ आती है, क्योंकि उसने विद मटेरियल अगर आपने उसको काम दिया है तो चाहेगा कम से कम सरिया लगे। तो आपको जो भी ड्राइंग होगी आर्किटेक्ट से बनवानी है, और जितना जैसा सरिया उसने कहा है वैसे देना, और आर्किटेक्ट एक्सपीरियंस्ड होना चाहिए, ये पहली शर्त रहती है। किसी सिविल इंजीनियर या किसी फ्रेशर से बना लोगे तो दिक्कत रहेगी, वो दिक्कत रहती है क्योंकि एक्सपीरियंस इतना नहीं होगा। तो एक्सपीरियंस से बनाओ, जितनी डिटेल हो वही देनी है। फ्यूचर के हिसाब से सरिया दिया रहता है, काफ़ी चीज़ें इंजीनियर देख के सरिया देते हैं। ठेकेदार का ये होता है कि पुराना में हमने 1 स्टोरी का या 2 स्टोरी का घर बनाया था, उसमें तो रॉड अलग थे, वहाँ मिट्टी अलग थी, वहाँ हवा अलग थी, सब चीज़ें देख के ही स्टील डिटेल बनाई जाती है। तो एक्सपीरियंस आर्किटेक्ट से ही स्टील डिटेल या ड्राइंग बनाना। और साथ ही साथ मैं कहूँगा, जब भी डिटेल बनाओ, सब डिटेल बनाओ, प्लम्बिंग की डिटेल भी बनाओ, क्योंकि क्या होता है लोग सब डिटेल बना देते हैं, स्टील वगैरह दे देते हैं, जब प्लम्बिंग पाइप डालने की बात आती है तो कहीं से बीम कट रहा है, कहीं से कॉलम कट रहा है, तो वो स्ट्रेंथ वैसे डिक्रीज होगी। तो बीम कॉलम आपके कभी भी प्लम्बिंग के काम के लिए नहीं कटने चाहिए। तो अगर ऐसी प्लम्बिंग डिटेल आपकी होती है तो बहुत बढ़िया है। अगली चीज होती है वैसे ही फुटिंग की डेप्थ। मैंने ठेकेदार देखा है कि बोलते हैं 3 से 4 फीट बहुत है, 5 फीट बहुत हो गया, आपने तो 1 स्टोरी या 2 स्टोरी या 3 स्टोरी बनानी, 5 फीट कौन देता है? देखो, डेप्थ भी कौन डिसाइड करता है? हमारा इंजीनियर डिसाइड कर रहा है कि उसने देखा है कि 3 स्टोरी बनेंगे, फ्यूचर में 2 स्टोरी, भले 1 स्टोरी बन रही है, लेकिन मिट्टी की क्वालिटी मैटर करती है ना। अगर लूज मिट्टी होगी, 3-4 फीट गड्ढा करोगे तो बाद में गिरने के चांसेस हो जाते हैं। तो 5 से 6 फीट जितना उसने गहराई कही है डेप्थ करने को, उतनी डेप्थ करके ही अपनी घर बनाओ। अगली प्लिंथ बीम की हाइट होती है। कुछ ठेकेदार क्या बोलते हैं 2 से 2.5 फीट बहुत है, इतनी कौन सा रोड ऊपर होने वाला है, कौन सा पानी अंदर आने वाला है। देखो, डेवलपमेंट इंडिया की चल रही है अभी, रोड मतलब मैं बोलता हूं 3-4 साल बाद एक लेयर डल गई होती है, 20-25 साल बाद वो 2.5 फीट आपके लेवल तक पहुंच जाएगा। 2.5 फीट नहीं भी पहुंचेगा, लेकिन पानी का लेवल होने वाला है ऊपर, तो पानी अंदर भी आएगा और रोड ऊंचा हो गया तो दिक्कतें आने वाली हैं। तो आपको कम से कम 3 फीट इस समय लेके चलना पड़ेगा अपने प्लिंथ की हाइट। तो प्लिंथ के नीचे ब्रिक वर्क करवा लो या प्लम कंक्रीट करवा लो, अपने प्लिंथ की हाइट बढ़वा लो, ठेकेदार के बहकावे में नहीं हो। जो आपको 2-2.5 फीट देगा वो दिक्कत आएगी। अगली चीज होती है कॉलम की लैपिंग देनी पड़ती है। जब पिलर का लैप जो रहता है, सरिया जो रहता है, कहीं भी नहीं देना होता है, तो ठेकेदार क्या करते हैं, एक नीचे से सरिया खड़ा कर देते हैं 7 मीटर और 5 मीटर का, ठीक है, क्योंकि 12 मीटर का लेंथ आ रहा है, 40 फुट की लेंथ आ रही है, उसकी कटिंग करके खड़े कर देते हैं। और जब दूसरा फ्लोर पड़ता है उसी की स्लैब पे लैप आता है। कभी भी जो स्लैब होती है वहां पे लैप नहीं देना, वो सबसे क्रिटिकल जोन होता है फेलियर का, वहां सबसे ज्यादा पिलर फेल होते हैं, तो वहां पे लैप नहीं देना। आपको हमेशा पिलर के सेंटर में लैप आना चाहिए, वो भी आगे पीछे होना चाहिए, अल्टरनेट होना चाहिए, एक जगह पे लैप नहीं आना चाहिए। तो उससे क्या होगा, लोड प्रॉपर से डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो उसको बोल दो कि हमारा लैप सेंटर में रहना चाहिए। जैसे 10 फीट हाइट है घर की, ठीक है, तो सेंटर कहां हो गया 5 फीट, तो 5 फीट के आगे पीछे ही आपका लैप होना चाहिए, ना तो 1 फीट पे, ना तो 2 फीट पे, ऐसे, ठीक है। स्लैब की थिकनेस भी दिक्कत देती है। ठेकेदार क्या करते हैं, यहाँ कंक्रीट बहुत ज्यादा जाता है, क्योंकि अगर आधा इंच भी स्लैब मोटी हो गई तो उनका कंक्रीट सीमेंट लेबर बहुत जा रहा है, तो वो कम से कम स्लैब देते हैं, मतलब 4.5 दे दी या 5 दे दी। तो आपको 5 इंच से कम स्लैब मोटाई नहीं रखनी है, 5 इंच रखनी ही रखनी है। 5 से 6 इंच स्लैब रखो, ज्यादा भी रखने की जरूरत नहीं है, कम भी नहीं। और 4 से 5 के हिसाब से करनी है कि स्लोप आपकी पूरी मेंटेन हो। वो क्या करते हैं, एक जगह
4 इंच कर देंगे, दूसरी जगह 5 इंच कर देंगे कि स्लोप, हमें स्लोप देनी थी, नहीं तो पानी रुकना था आपकी छत पे। तो आप करो क्या, एक जगह 6 इंच दे दो, 6.5 इंच दो भले, तो दूसरी जगह 5 इंच दो। 5 इंच से कम नहीं देने देना, नहीं तो दिक्कत आपको बाद में आने वाली है। आपका छत शिवर करेगा, क्रैक आएंगे, क्योंकि सरिया जो बीच में है, सरिये को मतलब कम से कम 1 इंच ऊपर नीचे जगह चाहिए, नहीं तो वो क्रैक कर देता है, सरिया अंदर सड़ने लग पड़ता है। तो ये चीज भी होती है। जब भी प्लास्टर होता है, देखो ठेकेदार को काम दिया तो वो बोलेगा आपने फॉल सीलिंग करवानी है, तो मेरे ख्याल में प्लास्टर की जरूरत नहीं है, एक्स्ट्रा खर्चा है, एक्स्ट्रा लेबर है, तो आपको प्लास्टर करवाना ही करवाना है। भले फॉल सीलिंग करवा रहे हो, उससे होगा क्या, जो नमी रहती है, मॉइस्चर रहता है, आपकी पीओपी को खराब कर देता है। अगर प्लास्टर नहीं करवाया होगा तो सीलन आएगी आपके घर में, तो प्लास्टर करवाना जरूर। फिर बहुत बड़ी गलती करते हैं, जैसे आपने ड्राइंग तो बना ली, कई जगह ड्राइंग नहीं बनाई जाती है, जब ठेकेदारी सब कुछ कर रहे हैं, चलो ठीक है, तो वो क्या करते हैं, लटक बीम नहीं देते हैं। लटक बीम कौन से हो गए, जो बीम नीचे दिखते हैं वो बीम घर में कम देते हैं, वो करते हैं क्या, स्लैब बीम दे देते हैं पूरे घर में। स्लैब बीम सारे घर में नहीं होगा, अगर एरिया कम है, छोटे छोटे कमरे हैं, लगा लो 7 बाई 8 फीट का कमरा है या 10 फीट का कमरा, 10 बाई 10 से ज़्यादा जगह है ही नहीं, तो वहाँ पे स्लैब बीम दे दोगे चल जाएगा। लेकिन जहाँ बड़ा एरिया होगा, जहाँ हॉल है, तो वहाँ पे आपको लटक बीम देना पड़ेगा, क्योंकि प्रॉपर से लोड डिस्ट्रीब्यूट वही करता है। स्लैब बीम उतना लोड डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाएंगे। फ्यूचर में जब एक्सटेंशन होगा तो आपकी स्लैब झुकने के चांसेस हो जाते हैं। तो वो ठेकेदार अपना शटरिंग का, लेबर का पैसा बचाने के लिए लटक बीम नहीं देते, क्योंकि उसमें उसको ज़्यादा टाइम लगता है, तो वो स्लैब बीम दे देते हैं। तो आपको उसको बोलना है कि जैसे हमारी डिटेल है ड्राइंग की वैसे दो, जहाँ तो लटक बीम दो। अगर 10-12 फीट से ज़्यादा डिस्टेंस हो जाता है किसी एरिया में, वहाँ लटक बीम ही काम करेगा अच्छे से, नहीं तो दिक्कत आएगी। कुछ ठेकेदार क्या करते हैं, देखो हमारा बिल कैसे बनता है, स्लैब को मेजर किया जाता है, तो वो क्या करते हैं, स्लैब बढ़ाते हैं। 2-2.5 फीट छज्जा बहुत इनफ होता है, इतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं होता है कि पानी नहीं लगता है अंदर, 2-2.5 फीट बहुत है। तो वो क्या करते हैं, 3-3.5 या 4 फीट दे देते हैं, क्योंकि जितनी ज़्यादा बड़ी स्लैब होगी, छज्जे को भी मेजर किया जाएगा, तो उतना ज़्यादा उनका बिल बनेगा। जैसे रेट हुआ 1800 रुपये पर स्क्वायर फीट, तो पूरी स्लैब अगर ऐसे आपकी 1000 स्क्वायर फीट है, छज्जा निकाल दिया 200 स्क्वायर फीट बढ़ गया, तो 200 इंटू 1800 करोगे, देखो ना एक्स्ट्रा बिल बनेगा। वो बिल फ्री का है, क्योंकि उसके नीचे तो छज्जे के नीचे कुछ नहीं आया, तो वो छज्जा भी लिमिटेड निकालना जितना आपको उसकी ज़रूरत होगी। अगली चीज़ क्या करते हैं ठेकेदार, लिंटल और कंक्रीट बैंड नहीं देते। लिंटल क्या हो गया, हमारा 7 फुट पे जो आता है खिड़कियां दरवाजों के ऊपर, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उससे क्रैक बढ़ते नहीं है और आपके घर को पकड़ के भी रखता है वो लिंटल। और कंक्रीट बैंड होता है जहां खिड़कियों के नीचे होता है, पूरे घर में कंक्रीट बैंड दोगे आपके घर में क्रैक भी नहीं आएंगे, घर को पकड़ के रखेगा। ठेकेदार नहीं देते हैं, वो क्या करते हैं, सीधी दीवारें चढ़ाएंगे, स्लैब डाल देंगे, क्योंकि उनका लेबर बच रहा है, मटेरियल बच रहा है, टाइम बच रहा है, सरिया बच रहा है। तो आपको अपने घर में लिंटल और छज्जा जरूर देना, नहीं तो फुली सुजेशन तो वो तो देते रहेंगे, बस आपको उससे नहीं जाना है उनके साथ। अगली चीज है वॉल थिकनेस। कुछ ठेकेदार क्या करते हैं, आप पिलर और बीम दे रहे हो तो फिर तो जो वॉल का कोई काम ही नहीं है, वो सही भी बोल रहे हैं, वॉल का कोई काम नहीं होता है, लेकिन मैं ये सुजेस्ट करूंगा बाहर की जो दीवारें 9 इंच की रहेंगी तो बहुत अच्छा है, क्योंकि सेफ्टी के पर्पज से भी अच्छा है, सीलिंग की पर्पज से भी अच्छा है, और प्रॉपर से अगर डिजाइन नहीं हुआ है, कॉलम बीम सही से डिजाइन नहीं हुआ है, तो हमारी जो बाहर की 9 इंच की दीवार होगी वो आपके घर का लोड प्रॉपर से डिस्ट्रीब्यूट कर पाएगी। तो मैं कहूंगा बाहर की तो 9 इंच की दे दो, भले अंदर की 4 इंच की दो, ये चीज भी कर सकते हो। अगली चीज होती है जब स्लैब की शटरिंग होती है, तो ठेकेदार का सबसे ज्यादा टाइम पैसा वहीं जा रहा होता है, क्योंकि शटरिंग में बहुत मटेरियल लगा होता है। तो वो क्या करते हैं, 10 से 12 दिन में शटरिंग खोलने के शुरू कर देते हैं। क्या करते हैं, थोड़ी थोड़ी बल्ली निकाल देंगे, थोड़ा थोड़ा प्लेटें निकाल देंगे, फिर बाद में प्लेटें निकाल के वहां बल्ली खड़ी कर देंगे कि हो जाएगा। नहीं, अगर आपने 14 से 15 दिन से पहले शटरिंग खोली तो आपके घर में, मैं बोलता हूँ, हेयर लाइन क्रैक्स आने के चांसेस हो जाते हैं। ठीक है, तो 14 दिन में कम से कम 90% हमारा कंक्रीट स्ट्रेंथ पकड़ चुका होता है। 14 दिन के बाद शुरू कर सकते हो, लेकिन विंटर में नहीं करना है। जहाँ पीपीसी सीमेंट अगर स्लैब में यूज़ कर रहे हो तो कम से कम 18 से 19 दिन रुक जाओ, फिर थोड़ी अच्छी स्ट्रेंथ आ गई होती है, उसके बाद खोल लो, फिर जो वर्टिकल प्रॉप्स लगा सकते हो। अगली चीज़ होती है, जब भी हम क्या करते हैं, मैंने देखा है सीढ़ी बनाते हैं, कुछ ठेकेदार क्या करते हैं, नीचे कंक्रीट की बेस स्लैब होती है, ये कंक्रीट की स्लैब डाली, उसके ऊपर ईंट का टप्पे बना देते हैं। वो डेड लोड बनाता है किस पे, बेस स्लैब पे। बेस स्लैब थोड़े टाइम बाद झुकने के चांसेस हो जाते हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना है। पूरी जो सीढ़ी है कंक्रीट की, उसको बोलो प्रॉपर से सरिया दे नीचे ऊपर, नहीं तो बाद में आपकी सीढ़ी झुक सकती है, प्लास्टर निकलने के चांसेस हो जाते हैं। जब भी इस घर की कंस्ट्रक्शन करते हैं, सरिये के काम में दिक्कत देते हैं ठेकेदार, उनका हुक जो रहता है
स्टीरअप रिंग होते हैं ना, उनका हुक सीधा रखते हैं क्योंकि उनका टाइम ज़्यादा लगता है। अगर हुक प्रॉपर से यू रखेंगे, ऐसे हुक रखना होता है, पूरा अंदर हुक रहे, अंदर हुक रहेगा, आपके सरिये को पकड़ के रखेगा। लेकिन वो सीधा रखते हैं कि जल्दी जल्दी हुक बन जाए, जल्दी जल्दी सरिये में डल जाए। और स्पेसिंग भी अपने हिसाब से देते हैं, जो ड्राइंग पे मेंशन होगा वही बोलना। जब भी टाइल लगाई जाती है घर में, वो क्या करते हैं, सीमेंट से वॉल टाइल चिपका देते हैं, भले वो 7-8 फीट 9 फीट पे टाइल लगा रहे हैं। देखो, जब जैसे जैसे टाइल की हाइट बढ़ती जाती है, उसके गिरने के चांसेस और ज्यादा हो जाते हैं, और बड़ा प्लैंक लगोगे और गिरेगा। तो उसके लिए टाइल एडिसिव, टाइल केमिकल जो आए हैं, अलग हाइट के लिए अलग टाइप का केमिकल होता है, तो उसी हिसाब से का केमिकल यूज करके लगाना, सीमेंट से कभी नहीं लगाना। अगली चीज क्या करनी है, जो डोर वगैरह हम लोग घर में लगवाते हैं, जब आप ठेकेदार फुल मटेरियल दे देते हो काम, तो वो क्या करता है, फ्लश डोर लिख देता है कि फ्लश डोर लगा के दूंगा। लेकिन फ्लश डोर सॉलिड भी होते हैं और अंदर से खाली भी होते हैं, तो वो देख लेना अच्छी क्वालिटी का फ्लश डोर लगा रहा है नहीं लगा रहा है, क्योंकि जो अच्छी क्वालिटी का होगा वो 6-7 हज़ार के से ही स्टार्ट होता है, बाकी 3-4 हज़ार रुपये का मिलेगा, वो अंदर से खाली रह सकता है। देखो, अगली चीज क्या होती है, जब भी हम एटीटी करवाते हैं, हमारे ठेकेदार ने बोला था कि हम ट्रीटमेंट कर देंगे, एंटी ट्रीटमेंट, लेकिन वो करता क्या है, थोड़ा थोड़ा कर देगा, मतलब सामने सामने आपको दिखा देगा कि एटीटी हो रहा है। नहीं, उसको बोलना है फुटिंग में अलग से एटीटी होगा, क्योंकि स्प्रे भी किया जाता है एटीटी, और होल करके जो प्लिंथ होता है हमारा, उसके चारों तरफ होल किए जाते हैं, उसमें केमिकल फिल किया जाता है, भरा जाता है, और 1:19 का माल बनाना है। मतलब 1 लीटर अगर केमिकल है, 19 लीटर उसमें पानी डलेगा। और जब चिकन मैश लगानी है, ठेकेदार क्या करते हैं, सिर्फ जहां हमारा कॉलम और ब्रिक का जॉइंट होता है वहीं लगाते हैं। नहीं, आपको बीम और ब्रिक के जॉइंट पे, 2 ब्रिक का जॉइंट है वहां पे हर जगह फाइबर मैश और चिकन मैश लगानी है, फिर आपके घर में क्रैक्स नहीं आएंगे। और साथ ही साथ आपको क्या करना है, जो कवर ब्लॉक होता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। कवर ब्लॉक आपके घर में ठेकेदार यूज नहीं करेगा, कईयों को पता भी नहीं होता है। तो कवर ब्लॉक अगर नहीं होगा, सरिया बाहर दिखेगा, बाद में सरिया सड़ जाता है और हमारा घर कमजोर हो जाता है। जितना भी सरिया आपने प्रोवाइड किया होगा, अंदर अंदर से वो सड़ने लग पड़ता है, अगर थोड़ा भी बाहर वो सरिया रह जाए। बातें काफ़ी ज़्यादा हो गई हैं, आई होप आपको समझ आ गई हूँ क्या मैंने बातें बताई कि कॉन्ट्रैक्टर आपको बेवकूफ़ बना सकता है। सारे नहीं बनाते, कुछ बनाते हैं, लेकिन उनसे बच के रहना है। बचना क्या है, बस ये चीज़ें आपको उनको नोटिस करनी है। अगर ऐसा कर रहे हैं तो उनको समझान देना है कि ऐसे नहीं ऐसे करो। बाकी आई होप आइडिया लग गया होगा। अगर पार्ट 2 डिमांड करते हो कमेंट करना, बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा लो।